बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। 9 मई को जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से बाहर निकली, जिस तरह से उन्होंने फ़ौज पर और पुलिस पर हमला किया, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से फ़ौरन ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और इमरान खान साहब को रिहा करवाया। ना सिर्फ ये, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रिकॉर्ड साज ज़मानतें भी इमरान खान साहब हों, उनकी बेगम हों, उनको मिली। और उसके बाद तो एक लम्हे के लिए सबको ये लगा, इंक्लूडिंग द पीटीआई वर्कर्स, कि भाई ये तो पीटीआई का तूती बोल रहा है। हर जो पीटीआई का कारकुन था वो ये क्रेडिट ले रहा था कि भाई देखा हम लोगों ने कैसे नाको चने चबवा दिए हैं रियासत को। किस तरह से हम कहते थे कि जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, एक हाथ उन्होंने इमरान खान पे डाला और हमने उनको बता दिया कि भाई आइंदा वो इस तरह की जुर्रत कभी नहीं कर सकते। उस वक्त भी हमने, यानी सीधी बात ने, बीनर सलीम ने और हम जैसी सोच रखने वाले बहुत से एंकर्स और सहाफ़ियों ने कहा कि भाई कुछ ज़्यादा हो गया है, शायद कुछ गलत हो गया है, इस बार रेड लाइन क्रॉस हो गई है। और फिर हमने देखा कि पिक्चर में ट्विस्ट आया। पिक्चर में ये ट्विस्ट आया कि वो पीटीआई के लोग, वो पीटीआई के कारकुनान और वो पीटीआई के लीडर्स जो कि क्रेडिट ले रहे थे कि देखा हमने कैसा मज़ा चखाया, वो बैकफुट पर नजर आए। उनको भी वक्त गुजरने के साथ साथ ये एहसास हुआ कि ओ हो, ना सिर्फ कुछ ज़्यादा हो गया था बल्कि कुछ गलत भी हो गया था। और फिर उसके बाद एक नई हिकमत अमली सामने आती है। और आप तो जानते हैं मास्टर हैं हिकमत अमली बनाने के और उसको सामने लाने के इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने अपनी जादूगरी दिखाई और इमरान खान साहब की जो अब एक हिकमत अमली है वो ये है कि जहाँ जहाँ मुल्क में अच्छा जो आप कह सकते हैं रिएक्शन आया, जहाँ जहाँ मुल्क के अंदर एक अच्छा एहतजाज हुआ, वो पीटीआई का था। और जहाँ जहाँ बुरा एहतजाज हुआ, यानी बुरा एहतजाज कौन सा, कि जहाँ जहाँ जलाओ घिराव हुआ, जहाँ जहाँ मारपीट हुई, जहाँ जहाँ वायलेंस हुआ, जहाँ जहाँ पर इंतशार फैला, जहाँ जहाँ पर आग लगी, वो पीटीआई ने नहीं किया, वो कोई और आके कर गया। अब वो कोई और कौन है वो भी इमरान खान साहब बता रहे हैं। इमरान खान साहब का क्लेम ये है कि फौजी तनसीबात पर जो हमला है और जो फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया है वो किसी और का नहीं, किसी बाहर वाले का नहीं, खुद फौजियों का काम है। फौजियों ने खुद अपनी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। खुद जो एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में शामिल हुई जिस दिन एहतजाज हो रहा था और ये तमाम तर इंतशार फैलाया ताकि इसके ज़रिए पीटीआई को टारगेट करके, अकॉर्डिंग टू इमरान खान क्लेम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ना सिर्फ क्रैकडाउन किया जाए बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बहुत बड़ा क्लेम है। अब बड़ी बात यह है कि जी क्रैकडाउन हो रहा है और इस क्रैकडाउन को एक नैरेटिव की शक्ल इमरान खान साहब ये कह करके दे रहे हैं कि वो हम नहीं थे, वो पीटीआई नहीं थी, वो यही फौजी और यही एजेंसीज थी। तो बड़ा सवाल आज का ये है कि क्या जो फौजी अमलाक पर हमला हुआ वो एजेंसीज ने किया? ये क्या दावा इमरान खान साहब का ठीक है और क्या इस दावे को माना भी जाएगा? क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ ये क्लेम नहीं कर रहे, वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद है और वो सबूत किसी इंडिपेंडेंट फोरम के ऊपर जो है वो प्रेजेंट करेंगे। आज के मेहमान मैं आपके सामने रख देती हूँ और फिर हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल वजाहत मसूद साहब, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, उस्तादों के उस्ताद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द पैनल। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी सेनेटर राना मकबूल साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल हसान खावर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। हसान खावर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। उसकी वजह यह है कि जितनी मैंने ऑडियो लीक्स देखी हैं पिछले 4-5 दिनों में, 9 मई के दिन से आगे ऑनवर्ड्स, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की हैं, उनके वर्कर्स की हैं, चाहे वो यास्मीन राशिद की हों, चाहे वो एजाज चौधरी साहब की हों या जो भी। और उसके अंदर वो इंतशार के हवाले से और उसके अंदर वो इसी किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि कैसे कब कहाँ जाना है, सबको प्लान का पता है, सब उस प्लान को फॉलो करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आप लोग का क्लेम ये है कि जो बंदे जिन्होंने इंतशार किया वो आपके नहीं है। तो सर कैमरास, वीडियोस, फुटेजेस आपके पास भी होंगी, कैमरा वीडियो फुटेजेस रियासत के पास भी हैं। आप खुद से एक बंदा पिन पॉइंट कर लें और बता दें कि भाई ये बंदा जो पकड़ा गया ये पीटीआई का नहीं है, ताकि मिस्ट्री तो सॉल्व हो कि आपका क्लेम ठीक है या रियासत का क्लेम ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बिनेश, अब थोड़ी सी ना आपने क्योंकि जो बयानिया दिया है शुरू में, मुझे तो ये लगा कि जैसे प्रोग्राम भी जो है ना पीटीएम की हुकूमत करवा रही है, तो अब तसल्ली से आपने मेरा जवाब सुनना है जी। बिल्कुल। आपने मेरा आपसे गिला, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम पे आता हूँ, मेरा आपसे गिला ये है कि आपने वन साइड ऑफ द स्टोरी दी है, सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी नहीं दी। आपने अपना फैसला तो सुना दिया प्रोग्राम के शुरू में, मैं तो बराए तकल्लुफ बात करने लगा हूँ।
लेकिन ये जो आप बातें कर रही हैं ना कि खान साहब ने ये कहा है कि एजेंसियों ने करवाया है, फलाने ने करवाया है, यास्मीन राशिद लोगों को भड़का रही थी, ये ज़रा क्लिप्स दिखाए ना टीवी पे, मैंने तो नहीं देखे ये। मैं आपको पार्टी की पोजीशन दे देता हूँ और वो मेरी ज़ाती पोजीशन भी यही है, और वो ये पोजीशन है कि जिस शख्स ने भी सरकारी फौजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया है, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, आइडेंटिफाई करें, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करें, सज़ा सुनाएं। वो गोरा हो या सांवला हो, पीटीआई का हो या जो मर्जी हो, कोई उसमें एतराज़ नहीं है। मसला कहाँ पे आता है? मसला यहाँ पे आता है जब बयानिया ये बनाया जाए कि पीटीआई ने कोई ऑर्गेनाइज्ड खुदा न खास्ता मुल्क के खिलाफ कुछ किया है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। मैं इस मुल्क के सारे अक्लमंदों से पूछता हूँ कि जो पार्टी इस वक्त, हमारा मुद्दा क्या है? इलेक्शन नहीं करवा रहे। अगर हम इस मुल्क में इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो इंतशार से इलेक्शन होने हैं कि अमन से इलेक्शन होने हैं। अगर हमने मुल्क के अंदर जलाओ घिराओ और ये चीज़ें करनी है फिर तो सिस्टम गया, फिर तो नहीं इलेक्शन मिलने। हमारे बिल्कुल इंटरेस्ट में नहीं है इस किस्म की हरकत। और मैंने जो वीडियोस देखी हैं, यास्मीन राशिद साहिबा ज़ईफ़ खातून है, वो लाउड स्पीकर पे लोगों को कह रही है, आफ्ताब इकबाल साहब उसके साथ खड़े रिपोर्टिंग कर रही है कि देखें डॉक्टर साहिबा क्या कह रही हैं कि कोई शख्स आगे नहीं जाएगा, इस लोग वापस आए। मैंने तो वो वीडियोस देखी हैं जिसमें हमारे कारकुन लोगों को पकड़ के कह रहे हैं भाई तुम कौन हो और क्यों जो है ये फसाद फैला रहे हो। अब वो कौन लोग हैं? जाहिर है कि जो हुकूमत की एजेंसियाँ हैं, जो हमारे इदारे हैं, हम तो कहते हैं उसमें जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हमारे बिल्कुल इंटरेस्ट में नहीं है। और आप मुझे एक बात बताएं कि 27 साल से ये पार्टी बनी है, कौन सी इस मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ ने कोई मिलिशिया बना लिया है? और अगर ये कोई मिलिटेंट जमात होती तो मेरे जैसे लोग होते हैं इस पार्टी के साथ? आप मुझे ये बताएं, 27 साल में इस पार्टी ने ये नहीं किया। हमारे ऊपर जुल्म हुए, पिछले साल 25 मई को जो हुआ वो आपने देखा। खान साहब पे असैसिनेशन अटेम्प्ट होती है, कोई जलाओ गिराओ नहीं होता। एक रात को क्या ऐसा यकायक हो गया कि जादू की छड़ी थी कोई कि पीटीआई जो है वो मिलिटेंट विंग बन गया और तमाम लोग ट्रेन हो गए कि जी आप कर दें? क्या ये हमारे मुल्क नहीं है? और आप मुझे एक और बात बताएं, आपको पता है पंजाब पुलिस का, आपको पता है इस्लामाबाद पुलिस का और जो उनकी हरकतें हैं, अभी तक किसी हुकूमत ने किसी पुलिस वाले पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है? पहले लेवल पे तो पुलिस का फेलियर है ना, बाद में तो जो भी आप उसको सजा दें। कहीं किसी एक बंदा ट्रांसफर या सस्पेंड हुआ है तो भाई तुम लोग किधर थे? कोई आपने देखा है किसी वीडियो के अंदर कोई पुलिस का सीनियर अफसर खड़ा होकर लोगों को रोक रहा हो, कोई वहां पे कोशिश हो रही हो? अब आप मुझे बताएं, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा सरकारी अफसरों पे फिक्स होती है कि भाई तुम लोग कहाँ थे, उसके बाद आप करें। लेकिन मैं आपको फिर ये कहूँगा कि आइडेंटिफाई करके एज लॉन्ग एज ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो, जिसको मर्जी सजा दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इल्ज़ाम लगाने वाला भी जज बन जाए, ज्यूरी भी बने, एग्जीक्यूशनर भी बने और मीडिया भी बैठ के फैसला पहले सुना दे और बाद में हम कमेंट दें। मेरे ख्याल में ये बात फेयर नहीं है। हसन खबर साहब, इशू ये है कि आपने शायद मिस हो गया हो, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा के एलामिये पर अपना एक ऑफिशियल रद्द अमल दिया है सर। वो मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ क्योंकि 2 सफ़ात पर वो मबनी रद्द अमल है। आप अगर उसको पढ़ लेंगे तो उसको आपको बड़े तरीके से आपको पता चल जाएगा कि उसमें किस तरह से उन्होंने कहा है कि जी मुनज़्ज़म तरीके से मुसल्ला अफराद को अंदर घुसाया गया उसके, और ये एग्जैक्टली रिएक्शन और रद्द अमल है जो कि अफवाज पाकिस्तान और ये जो मीटिंग्स आपकी हो रही हैं उसके अंदर जो है ये सामने आ रहा है। मैं वापस आती हूँ, आप एक नजर इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप हमने ये थोड़ी कहा है किसने घुसाया है, यही तो इन्वेस्टिगेट होना है किसने घुसाया। हम बिल्कुल लोग घुसे, हमने देखे हैं लोग, लेकिन वो किसने घुसाया यही तो इन्वेस्टिगेट करना है। हमने तो नहीं किसी का नाम लिया कि फलाने शख्स ने घुसाया। सर उसमें लिखा हुआ है कि एजेंसीज के एहलकार मुलव्वस हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ टेक योर टाइम। साफ साफ लिखा हुआ है दूसरे पेज के ऊपर 5वीं लाइन अगर आप पढ़े तो उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि एजेंसीज के लोग घुसाए गए हैं मुनज़्ज़म तरीके से, एहलकार उसमें मुलव्वस हैं। सर तो आप एक दफा उसको तसल्ली से पढ़े। सर मैं आपको भेज रही हूँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ दूसरे पेज की 4थी लाइन से आप इसको पढ़े तो आपको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है। जब तक आप इसको पढ़ रहे हैं मैं मीनवाइल बाकी पैनलिस्ट की तरफ चलती हूँ। सेनेटर राना मकबूल साहब जी, मैं इस वक्त इधर नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, लोग पकड़े गए हैं, उनके पास स्पेसिफिक कार्ड्स थे, उनको भेजा किसने? किसी सियासी बंदे ने भेजा, किसी और ने भेजा, मुल्क दुश्मन नासिर ने भेजा, यही तो इन्वेस्टिगेट होना है। तो सर मैंने भी तो एजेंसीज का नाम लिया है। हम देखिए, अगर हम कहते हैं
कि हुकूमत जज और जूरी ना बने तो हम भी जज और जूरी नहीं बन रहे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो हुआ इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन उससे पहले तो फैसला ना सुना दे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रातों रात पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है सर, आपका मौक़िफ़ आ गया, मौक़िफ़ आ गया, मेरे साथ बने रहिए। जी राना मकबूल साहब अस्सलाम वालेकुम। सर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी देख लिया, आपने ये भी देख लिया कि कौमी सलामती के इजलास में क्या फैसले सामने आए, आपने अफवाज पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी देख लिया, आपने रियासत का रद्द-ए-अमल भी देख लिया। सर यहाँ पर फिर से एक डिवाइड है, पीटीआई कह रही है कि जलाओ घिराओ सब कुछ हमने नहीं किया, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये हमने नहीं किया, ये एजेंसी के लोगों ने किया है, आप लोगों की फाइंडिंग्स बिल्कुल अलग हैं, तो फिर मसला हल कैसे होना है? देखें जी, मैं हसन साहब से 100% एग्री करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ इस हद तक कि इसकी तफ्तीश जो है, तहकीक जो है, वो ईमानदारी से, मेहनत से होनी चाहिए और हर आदमी का जो सस्पेक्ट है या पकड़ा गया है उसका रोल डिटरमिन होना चाहिए। अगर वो गिल्टी साबित होता है तो फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए और अगर उसको पेट्रेज मिली है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसाइटमेंट की गई है, अबेटमेंट की गई है, तो अबेटर्स को भी सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो एब्सोल्युटली ऑन मेरिट होनी चाहिए, तो उससे बातें खुल जाएंगी। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसे आप प्रेमे फिशाई भी कहते हैं, अगर कि उसके बाद तहकीक फॉलो करती है, आप उनको कहाँ ले जाएंगे? जैसे आपने ख़ुद जिक्र किया कि डॉक्टर यास्मीन साहब जब खड़ी थी उतनी अपनी पजेरों पे या लैंड क्रूज़र पे, या वो क्या कह रही थी, हाँ जी, ये सबको पता है। और चौधरी एजाज साहब जो मेरे कुलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, सेनेटर साहब जो हैं, वो उनका बेटा आपस में क्या बात कर रहे थे और ये बात क्यों हो रही थी। आपने सुना उनकी तकरीर, जो पहले मिनिस्टर नारकोटिक्स थे, खान साहब जो थे, जो बड़ी कस्में खाते थे कि अल्लाह को जान देनी है, उनकी हसन साहब ने भी तकरीर सुनी होगी जो वो एड्रेस कर रहे हैं GHQ के बारे में, उनको भी तो अरेस्ट कर लिया आप गया। और बहुत सारी ऐसी बातें जी, वो तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस में हम कैसे कह सकते हैं कि PTI के लोगों का रोल नहीं है। उसकी एक वजह भी है, उसका एक जैसे होते हैं ना प्रीवियस कंडक्ट, 3 कंडक्ट होते हैं ना हर बंदे के, प्रीवियस कंडक्ट, प्रेजेंट कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। प्रीवियस कंडक्ट क्या है आपने देखा है, मुझे याद है कि जब मीटिंग थी सिक्योरिटी काउंसिल की जो जिसमें ब्रीफिंग देनी थी DGISI ने, तो उन्होंने ब्रीफिंग दी कि जी हमें सुलह करनी चाहिए TTP के साथ, ठीक है जी, और उसमें आर्मी चीफ भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। वो जितने लेजिस्लेटर्स बैठे थे उन्होंने भैया का आवाज़ कहा कि खुदा के लिए ये आप क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने तो गर्दनें काटी हैं हमारे सोल्जर्स की, हमारे बच्चों को मारा है, ये लोग कोई क्रेडिबल हैं, आप कैसे इनको कर देंगे। ठीक है। लेकिन they stuck to their guns under the command of the Prime Minister इमरान खान। और हुआ ये कि कितने लोग जी, about 5,000 people they were got migrated or transferred from the other contiguous country, उनको सेटल किया गया। और यहाँ जो लोग छोड़े गए, जो 3 दफ़ा कैपिटल पनिशमेंट हो चुकी थी, they were black jet terrorists, उनको छोड़ा गया। और ये एक पार्टनरशिप की बात भी है, शायद हसन साहब मासूम आदमी, इनको ना पता हो कि ये इसकी डेप्थ क्या है इस सारे इशू की, और वही कंपोनेंट जो टेररिज्म का रहा है उसी पैटर्न को फॉलो भी किया गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सारे के सारे इनके लोग तो इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन जो लोग डिसाइड करते हैं, जैसे मैंने मिनिस्टर की बात की है जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, हाँ जी, तो इसलिए कोई एविडेंस इतनी मैं अर्ज कर दूँ, मैं ख़त्म कर लूँ, हाँ, जो एविडेंस इतनी ज़्यादा है उसको यू कांट ब्रश साइड, एक प्रोपेगेंडा करके या एक अपना नैरेटिव बना के आप इसको ब्रश साइड नहीं कर सकते। इसीलिए जो जितने फोरम्स हैं, जो इनके साथी भी रहे हैं, वो भी कन्विंस हो रहे हैं कि ये बात दुरुस्त है। आज एक MNA जो है कराची से, जो बड़ा आउटस्टैंडिंग MNA है, उसने भी रिज़ाइन कर दिया कि आई डोंट वांट टू बी विद दिस पीपल, क्योंकि इनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है और ये मौक़िफ़ जो है मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इसलिए इन चीज़ों को सब ये भी रिव्यू आना जाना ये चलता रहता है। सेनेटर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, लेकिन आई वांट टू हैव अ थर्ड एंड एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट।
वो इसलिए क्योंकि रियासत का मौक़िफ़ अलग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अलग है। तो लेट्स लिसन टू वजाहत मसूद साहब कलेक्टिवली, क्योंकि वो हम सबको एक ओवरव्यू देंगे और हम सबको मेरा मौक़िफ़ मेरा मौक़िफ़ बिनिश कोई पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। मेरा मौक़िफ़ एक प्रोफेशनल, एक स्टूडेंट के तौर पे सारे फिनोमेना का वो है। ऑलराइट, आई गॉट इट। नहीं वही ना, वो तो अलग बात है ना कि रियासत का मौक़िफ़ जो मिल गया आपस में एक जैसा हो गया, लेकिन मैं किसी प्रेजुडिस के तहत या किसी के कहने पे बात नहीं कर रहा, या मेरी पार्टी की वजह से मैं नहीं कर रहा। मैं जो देख रहा हूँ और स्टडी कर रहा हूँ, जो एनालाइज कर रहा हूँ, वो मैंने मौक़िफ़ आपके सामने ठीक है सर। मैंने भी जो देखा है इस सिचुएशन से और जो मैंने एनालाइज किया है, वो सवाल की सूरत में मुझे अलाउ करे कि मैं वजाहत साहब के सामने रखूँ। वजाहत साहब, पीटीआई का एक अलग स्टांस है और वो कह रहे हैं कि ये हम लोग नहीं हैं, बल्कि इमरान खान साहब तो स्ट्रेट फॉरवर्डली कह रहे हैं जज, ज्यूरी और जलाद को एक ही फ़र्द या इदारे में जमा करना खिलाफ आइन है, विच मीन्स कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि उन्होंने इस किस्म का जलाओ घिराव नहीं किया, रियासत समझती है कि पीटीआई ने किया है क्योंकि उनके पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ सबूत है या व्हाट्सोएवर, तो सर ऐसे में आर्मी एक्ट कैसे लग सकता है? वो तो फिर इमरान खान साहब यही कहेंगे ना कि जी जज भी खुद ही, ज्यूरी भी खुद ही, आर्मी एक्ट भी लगा दिए, तो पूरा का पूरा सिस्टम बायस हो गया सर। फिर कैसे लग सकता है आर्मी एक्ट? देखिए, जो तहरीक इंसाफ है और जो उसके रहनुमा हैं इमरान खान साहब, मेरे ख्याल में उनसे बहुत ग्रेव मिसकैलकुलेशन हो गई है सूरत हाल को का अप्रेज़ल करने में, उसे कैलकुलेट करने में, और वाक़तन जो है वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे उनके लोग गए हैं। लेकिन ये कहना कि 27 बरस में इमरान खान साहब की जमात का रिकॉर्ड जो है वो ऐसा नहीं है, ये मैं तस्लीम करता हूँ कि वो दहशतगर्द तंजीम के तौर पे नहीं जाने जाते, या उनका सेक्टेरियन प्रोफाइल नहीं है, या उनका लिंग्विस्टिक प्रोफाइल थोड़ा बहुत मामूली पख्तून वगैरह थोड़ा मामूली सा शावनिज़म, लेकिन ऐसा नहीं, उनकी ये आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं ये उन लोगों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ जिनकी तारीख़ पैदाइश शनाख्ती कार्ड पे कुछ और है, लेकिन शौरी तौर पे 30 अक्टूबर 2011 है, एक जलसे के बाद शुरू होती है। उससे पहले वाले जो 15-16 वर्ष हैं तहरीक इंसाफ के, उसके वो गिनती में नहीं आते ना। उसमें एक दफ़े वो MNA बने थे, कोई एक तकरीर, कोई एक पॉलिसी स्पीच उनकी, को फाइनेंस बिल, कुछ नहीं। 29 अगस्त 2014 को PTV पे हमला हुआ, वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे तक पहुँचे एहतजाजी, और वो वादे की खिलाफ वर्जी थी कि हम D चौक से आगे नहीं जाएंगे। उस पर जो मुकदमा बना उसमें इमरान खान और ताहिर कादरी इश्तहारी मुल्ज़म रहे 3 बरस तक। तो तशद्दुद, और वो आपको याद है जिन्हें जो साहब जो पुलिस ऑफिसर थे उन पे और वहाँ से गुजरने वालों पे, और कुछ मेंबर अरकान पार्लियामेंट पे जो गुजर के सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहते थे, उन पे जो तशद्दुद होता रहा। लिहाजा ये कहना कि तशद्दुद की कोई तारीख नहीं है। दूसरा, अभी ज़मान पार्क पे पुलिस जाती है, ये जो पुलिस की गाड़ी उठा के नहर में फेंकी थी, मैं चूँकि इस तरह की बातों में यकीन नहीं रखता, लिहाजा मैं तो नहीं कहूँगा कि कोई मौक़लात वगैरह थे, किसी फ़र्द ने फेंकी है ना। क्या तहरीक इंसाफ ने उस वक्त जो अपने आप को इससे अलग किया, ये कहा कि साहब ये हमारे लोग नहीं हैं जो पुलिस की गाड़ियाँ जला रहे हैं, जो पुलिस वालों पे तशद्दुद कर रहे हैं, जिन्होंने फ़लाँ ऑफिसर को जो है वो ज़ख्मी किया है, इतने लोग जो है वो उसमें पुलिस के पर्सनल जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। अभी ये जो बात कही जा रही है, मुझे मालूम नहीं है कि हसन खाबर साहब, इनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है या लाहौर से है। लाहौर से है। अगर लाहौर से है तो फिर ये मेरे से बहुत बेहतर जानते होंगे कि कोर कमांडर हाउस जो है वो कैंटोनमेंट एरिया के गेट पे नहीं है। वो जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे से MP की जुरिस्डिक्शन शुरू होती है मिलिट्री पुलिस की, वो तकरीबन 2.25 किलोमीटर से ज़्यादा फासला बनता है। मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा ने को जब वो लोग उस सड़क पे जा रहे थे और वो नाका जो है जहाँ पे मिलिट्री पर्सोनल खड़े होते हैं वो क्रॉस कर रहे थे, तब उन्हें कहना चाहिए था। अगर उन्होंने कोर कमांडर के घर के दरवाजे पे खड़े होकर कहा है तो गलत है। एक दूसरे में आपको से एक और बात कर सर, लेकिन एक और चीज़ भी है, सॉरी कतई कलामी की माफ़ी चाहती हूँ, जो कोर कमांडर लाहौर का जो घर है वहाँ पे बकौल लतीफ़ खोसा साहब के चिड़िया भी पड़ नहीं मार सकती, तो ऐसे जत्थे चंद लोग जो हैं ऐसे अंदर चले गए। सो मतलब ये भी सवाल है सर, इसलिए कि उनको ये बरसों ये एहसास रहा कि हम जो है वो स्पेशल लोग हैं, हम तो अंदर ही के लोग हैं। मैंने अपनी कानों से 2010 में 2011 में
यही जहांगीर तरीन साहब होते थे उस वक्त, और अलीम खान साहब भी उनके साथ होते थे। ये कहते हो सुना कि हमें एजेंसियों का मसला नहीं है, उनके साथ हमारा डिसएग्रीमेंट नहीं है कोई इस तरह का। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि मुझे इस पर हसन भाई की सब बातें बतौर शहरी के वो काबिल कबूल हैं और बहुत माकूल हैं। एक बात पे मुझे एतराज़ है, ये समझना, ये कहना, ये खुद साख्ता है, ये जिसे कहते हैं खाना साज नैरेटिव है कि पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। 2013 में वो तीसरे चौथे नंबर पे उनके बेशतर अरकान थे, वो नहीं जीत सके 2013 में। 2018 में जिस किस्म की सपोर्ट मिली है, जिसके ये हम सारा ये भुगत रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उसके बावजूद सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सकी पीटीआई। उनको एलाइज के साथ मिलके गवर्नमेंट बनाना पड़ी। और इमरान खान साहब से बेहतर कोई नहीं जानता कि एजेंसियों के लोग किस तरह शामिल किए जाते हैं, कहाँ शामिल किए जाते हैं। इस लिहाज से वो हम लोगों से ज़्यादा तजुर्बाकार हैं, चूँकि वो हैं महरम राज दरून मै खाना। तो ये यहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ पे उनका पल्ला जो है वो भारी है। लेकिन जो तशद्दुद जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हुआ, जो ज़मान पार्क पे हुआ, जो उससे पहले हुआ, और ये वाक़यात होने के बाद क्या 9 तारीख 10 तारीख पीटीआई ने जो है वो उससे इन वाक़यात से अलहदगी का कोई इंदिया दिया? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में इट्स टू लेट। ना सिर्फ ये कि कोर कमांडर्स की मीटिंग में जो फैसले होना थे वो हुए हैं, कैबिनेट ने अपनी जगह पे फैसला किया है। बदकिस्मती से बहुत से नौजवान जिनका एक मुस्तकबिल होना था, जिन्होंने इस मुल्क का असासा बनना था, वो अनफॉर्चुनेटली पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो हमारे मुल्क में होती है, हमने माजी में भी देख रखा है, हमने ये 80 की दिहाई में भी देख रखा है। भुट्टो साहब के की ब्लाइंड फॉलोअरशिप भी देख रखी है। लीडरशिप जो है वो उसके नतीजे में लोगों के घर, उनकी माश, उनका मुस्तकबिल, उनके करियर तबाह होते हैं। ये इस दफ़े होंगे क्योंकि इस दफ़े मामला जो है ये इस लिहाज से बहुत ही स्ट्रेटजिक है कि सियासी जमातों का इख्तलाफ एक तरफ रह गया, डायरेक्टली सिक्योरिटी जो ऑपरेटर्स है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गई है पीटीआई। एंड मुझे ये लगता है कि इतनी आसानी से छुटकारा नहीं होने वाला इमरान खान साहब का और उनकी जमात का। उन्होंने उससे ज़्यादा बाइट कर लिया है जितना वो निगल सकते थे, जितना वो गल्प डाउन कर सकते। नो गुड न्यूज़ कमिंग अप फॉर इमरान खान साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पैनलिस्ट मौजूद होंगे, डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद वजाहत मसूद, हसन खावर एंड सेनेटर राना मकबूल साहब। हसन खावर साहब, इससे पहले आप रिस्पॉन्ड करें, एक और कड़ी है जिसका जिक्र ऑफ कोर्स सेनेटर साहब ने भी किया, लेकिन मैं आपको वो सुनवाना चाहती हूँ, क्योंकि जो शहरियार आफरीदी साहब हैं जो कि हर बात पे कहते हैं जान अल्लाह को देनी है, और इसमें कोई शक नहीं है, जान बाकी अल्लाह को देनी है। अव्वल तो वो किस तरीके से GHQ के हवाले से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि GHQ का हम नाम ही ले लें तो भाई लाइन हाजिर होना पड़ता है। आप लोगों ने GHQ का सिर्फ नाम नहीं लिया, बल्कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस थी, जरा सुनवाइए। से हर एक गैरत, हर माँ, हर बेटी, हर बुजुर्ग, हर जवान, हर बच्चा कि चलो चलो GHQ चलो। मैंने उस्मान डार भाई से, अली नवाज जवान से बात की, उन्होंने असद उमर साहब का मुझे मैसेज सुनाया। असद उमर साहब और मुराद साहब, ये जो लीडरशिप अभी डिसाइड करेगी, इंशाअल्लाह GHQ जाएंगे अल्लाह। जी हसन खावर साहब, इसको कहते हैं इंस्टिगेट करना, और क्योंकि आप बहुत ही पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे तवक्को करती हूँ कि आपका इसका मतलब समझ में आएगा कि चलो चलो GHQ चलो नहीं कह सकते सर। जी सर। अच्छा, पहले तो जरा दिनेश जहाँ से बात का जो हमारा टूटा था ताना, मैं वहाँ से आपने मुझे एक चीज़ भिजवाई और मैं उस वर्जन से पढ़ रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिस्पॉन्स के जो आपने मुझे भेजा है। ये कहता है कि पुरअमन मुजाहिरीन की सफ़ों में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुसल्लह इंतशार पसंद दाखिल किए गए, जिन्होंने एक जानिब घेराव जलाओ को हवा दी तो दूसरी जानिब पुरअमन नहते शहरियों पर गोलियां बरसाईं, जिसके नतीजे में दर्जनों मासूम शहरी शहीद जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हुए। मुझे आपसे सवाल का जवाब चाहिए कि इमरान खान ने ये कहाँ कहा है कि ये लोग एजेंसियों ने दाखिल किए? ये हमारी पार्टी का ना मौक़िफ़ था
ना किसी जगह हमने लिखा है। आपने अपने प्रोग्राम में और अपने सवाल में थ्रू आउट ये कहा है। हसन खावर साहब दूसरे पेज की आप चौथी लाइन पढ़ें जरा। मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लेना। कहाँ लिखा है कि एजेंसियों ने करवाया? मुझे बताएं तो सही ना। मैं हम बरमला ऐलान करते हैं, वहां से पढ़े जरा प्लीज। जी, हम बरमला ऐलान करते हैं कि हमारे पास किसी भी आज़ादाना तहकीक इंक्वायरी पेश करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं, जिनसे ये साबित होता है कि जलाओ घराओ और बाज़ मुकामात पर फायरिंग वगैरह में एजेंसियों के अहलकार मुलव्वस थे ताकि अफरा तफरी फैलाई जाए। तो मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि कुछ जगह पे ऐसे लोग मिले हैं जिनके कार्ड हैं, लेकिन उन्होंने किसके कहने पे किया? एजेंसियों के एहलकार मुलव्वस थे ना। कर रही हैं, नहीं, सुन लें। आप ये बात कर रही हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज इन्होंने किया था। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ये तो पूरा का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ौज के खिलाफ पिच करने के लिए किया गया है कि लगे कि हम उनके, ये तो हमारा आइडियोलॉजी नहीं है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ। लेकिन जो लोग हैं, इसका काम ये है कि जुडिशल कमीशन बने, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तलब करे, जो वीडियोज़ ऑडियोज़ आप दिखा रही हैं उनको भी एग्जामिन करे, जो हम बात करें उनको एग्जामिन करे। हसन खावर साहब, मेरे पास इमरान खान साहब का शॉट मौजूद है, जब उन्होंने फौरन मीडिया के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद के अंदर ही उन्होंने फौरन मीडिया के सामने कहा, जिस तरीके से उन्होंने स्पेसिफिकली आर्मी चीफ के साथ अपने डिफरेंसेस के बारे में बात की। सर वो मैं शॉट नहीं चला सकती और मैं चला नहीं रही हूँ, एक तो वक्त की कमी भी और दूसरी बात है आप सह नहीं पाएंगे सर, तो इसलिए आगे बात करें, इसको एक्सेप्ट करें जो ऑफिशियली आपकी पार्टी ने कहा है सर, और आगे की तरफ देखें। मेरी बात सुन लें, मैं बिल्कुल हर चीज़ सह सकता हूँ, हम हर चीज़ पे बात कर सकते हैं। और मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि जो हम कह रहे हैं उसमें आप लोगों को सर, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे आर्मी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ मेरे खिलाफ है सर। तो ये दो टोक उन्होंने जुमला बोला है जी। मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरी सवाल तो सुन लेना। मैं क्या कह रहा हूँ, एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनाए, जो भी लोग हैं वीडियोज़ ऑडियो सोशल मीडिया की जो शवाहिद हम दे रहे हैं वो भी देखें, सब करके कार्रवाई करके करें। मैंने तो कभी कहा है कि जिसको जो मुलव्वस हो ना कार्रवाई करें, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कमिश्नर बना के करें इन्वेस्टिगेशन। फेयर इनफ। इस पे क्या एतराज है मुझे बताएं। फेयर इनफ, ठीक है, कोई एतराज नहीं होना चाहिए जी। सेनेटर साहब, इस पे तो कोई एतराज नहीं है ना, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं। नहीं, मैंने तो पहले ही सपोर्ट किया है इनको, अपने खाबर भाई को, कि ये बात इनकी प्रिंसिपली दुरुस्त है, इसकी तफ्तीश होनी बहुत जरूरी है। सर अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप आर्मी एक्ट क्यों लगा रहे हैं? फिर आर्मी एक्ट ना लगाएं, आपने तो ऐलान कर दिया आर्मी एक्ट लगेगा। नहीं, अब आप प्रोग्राम में आके कह रहे हैं कि जी सपोर्ट करें। सर अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप जुडिशल कमीशन का ऐलान करें। ओ मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लेना। जुडिशल कमीशन को प्रोसिक्यूशन कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो तो फैक्ट्स को डिटरमिन करता रहेगा, इन्वेस्टिगेशन भी तो होनी है ना। कौन सा जुडिशल इस किस्म के केसेस की इन्वेस्टिगेट कर, आपने रिकवरीज करनी है, आपने सारे सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज कर रहे हैं, आपने लेफ्ट ओवर आर्टिकल जो हैं वो बरामद कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि भले जुडिशल कमीशन भी बना दिया जाए तो ये सारे के सारे फैक्ट्स कैसे छुपेंगे? बात तो ये है ना कि अब ये बात को रौले डालने वाली बात है ना, कि इसको रौले में डाल दो। अब आपने खुद ही कहा कि ये बड़ा सीरियस सा इशू है, इसको रौले में तो डाला नहीं जा सकता, इस पे तो फैक्ट डिटरमिन भी करने पड़ेंगे और फिर जो लोग गिल्टी हुए उनकी प्रोसिक्यूशन भी करनी पड़ेगी। अगर आप आर्मी एक्ट की बात कर रही हैं तो एक कानून है कि जी आर्मी एक्ट के तहत उसी वक्त ही होगा जब कोई आर्मी का पर्सनल हिट हुआ हो या इन्वॉल्व हो या उनकी कोई इंस्टॉलेशन हो या उनकी कोई वेपनरी वगैरह हो, तो उसमें देखते हैं ये हैं कि वो एक जनरल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बना देते हैं जिसमें जो आर्मी ऑफिसर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसका, बाकी जो जितने भी और एजेंसीज होती हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं, वो उसकी इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, रिपोर्ट के ऊपर फिर एक्शन होता है। ये चूँकि केस जो है इट्स फंडामेंटली इट्स ए पुलिस केस, जो मेरी बात सुनिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है आर्मी इंस्टॉलेशंस के बारे में या आर्मी के मामलात के बारे में, तो फिर जो पुलिस ये जो आर्मी एक्ट है ये अप्लाई कर सकता है, उन्होंने कह दिया है। लेकिन देखेंगे आगे जाके क्या होता है कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होता है या जो ATA एक्ट जो है एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत होता है, वो तो मेरा ख्याल तफ्तीश के बाद इसको डिटरमिन कर लिया जाएगा। पहले दिन तो आर्मी एक्ट नहीं लगेगा,
जब चालान पेश होंगे तो फिर लगेगा। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सीधी बात में सीधी बात करने के सिलसिले को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। वजाहत मसूद साहब, ये तो स्पेसिफिकली सवाल मैं सिर्फ आप ही से पूछ सकती हूँ क्योंकि सिविलियन बालादस्ती की जो लोग जंग लड़ रहे हैं ना, उनके लिए बड़ी बुरी खबर है। और बुरी खबर इसलिए है क्योंकि आज कुछ बहुत ही पावरफुल पोजीशंस पे बैठे लोगों की जो तनख्वाहें हैं वो रिवील हुई और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तमाम बड़ों की तनख्वाहें मांगी थी और उसका जो कच्चा चिट्ठा खुल कर के सामने आया वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर दस्तावेज़ात के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा तनख्वाह ली जा रही है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है और वो तनख्वाह है लगभग 15,27,400 रुपये। उसके बाद अगर मैं तनख्वाह की बात करूं तो उन्हीं के फेलो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिनकी तनख्वाह है 14,70,711 रुपये और ये पर्क्स यानी मरात से अलग हैं, घर, गाड़ी, बिल्स, पेट्रोल वो अलग हैं। इसके अलावा उसके तीसरे नंबर पर सदर साहब की तनख्वाह आती है जो कि है तकरीबन 9 लाख रुपए और फिर वफाकी वजीर की तनख्वाह आती है जो कि है तकरीबन 4 लाख रुपए और फिर उसके बाद आती है जी ग्रेड 22 के अफसरान की तनख्वाह जो है लगभग 6 लाख रुपए और सबसे आखिर पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तनख्वाह आती है जो है 2,01,500 रुपये। सर क्या ये खुला तजाद नहीं है? सिविलियन बालादस्ती की लड़ाई लड़नी है और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी तनख्वाह जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कम है, 22वें ग्रेड के अफसर से भी कम है और अपने वजीर से भी कम है। इनफैक्ट मैं आपसे अर्ज़ करूँ इसका एक जमहूरी जाविया भी हो सकता है इसको देखने का। जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है। इनफैक्ट उसकी तनख्वाह जो है वो अलामती सी होती है। मसलन मियाँ साहब की जो तनख्वाह है वो, अगर मैं गलती नहीं करता, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो 3 दफ़े वो वज़ीर आज़म रहे तो वो एक चैरिटी हॉस्पिटल है लाहौर का, वहाँ चली जाती थी। ऐसे ही है, ठीक है। और ये दुनिया भर में ऐसे बहुत सी जगहों पे होता है। अगर वो तनख्वाह लेते भी हैं तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। 22वें ग्रेड का ऑफिसर जो है वो कमोबेश 27-28 वर्ष सर्व करने के बाद वहाँ पहुँचता है। इसी तरह से हमारी जो, क्योंकि सीजर्स वाइफ को जो है वो सीजर से भी ज़्यादा अबव सस्पिशन होना चाहिए। तो मुझे तो सच्ची बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की सैलरी पे भी एतराज़ नहीं है। मुझे जिस चीज़ पे एतराज़ है वो है अख्तियारात से तजावुज़, वो है मुल्क में दस्तूर की बालादस्ती कायम रखने में नाकामी। और उसमें ये तो अच्छा हो गया कि सरकारी मुलाजमीन और मुंतखब नुमाइंदों की सैलरीज़ आ रही हैं। बिनेश बीबी, आपकी और मेरे तोते कबूतर सब उड़ जाएंगे अगर हमें ये मालूम हो जाए कि कुछ एंकर्स की सैलरी क्या है इस वक्त भी, और अगर कहीं उनके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के साथ उसको मैच कर लिया गया तो फिर तो आप समझते हैं ना हमारा कैमरा जो है वह ताउन करने से इनकार कर देगा। ठीक है, तो तनख्वाहों का ये मामला नहीं है, सिर्फ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसने ये मंगवाई थी, आ गई हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्या गवर्नेंस के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जो ज़मानतें दस्तूर ने दे रखी हैं उनके तकाज़े पूरे किए गए हैं। 4 लाख से ज़ायद मुकदमात सिर्फ एपेक्स कोर्ट में पड़े हैं। हायर कोर्ट्स में देख लीजिए, लोअर कोर्ट्स में देख लीजिए। बदकिस्मती से मुझे अपने सहाफ़ती तजुर्बे में जुडिशरी के मामलात को फासले से लेकिन ज़रा थोड़ा बहुत उसकी जो इंसाइट मिली है, अनफॉर्चुनेटली एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मैं इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकता, ना अपने लिए ना राजनपुर में बैठी हुई किसी गरीब बेवा औरत के लिए। अगर वो नहीं है तो फिर मुझे ये तनख्वाह चुभेगी। अदरवाइज़ तनख्वाह में इटसेल्फ जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है, उन लोगों की लियाकत होती है, उनका बड़ा तजुर्बा होता है। उस पर मुझे उस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन जो मैं उसके जवाब में मांगता हूँ वो ये है कि ये शहरियों के टैक्स का पैसा है और ये शहरियों ने इसलिए दिया है और अपनी कुछ आज़ादियाँ भी अपने सरेंडर की हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारा दस्तूर जो है उसके तहत वो हमें सज़ा दे सकते हैं, वो हमें जेल भेज सकते हैं, वो हमें हमारी आज़ादियाँ महदूद कर सकते हैं। तो वो किस लिए उनको ये इख्तियार दिया था कि वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं मुअज़्ज़म नवाज़ के लिए इंसाफ मांग रहा हूँ। वो बच्चा जो वज़ीराबाद में किसी गोली का निशाना बना है
और उसमें माफ़ कीजिएगा गवर्नमेंट भी उस वक्त जो है वो परवेज़ इलाही साहब की थी और इमरान खान साहब ख़ुद उसमें मजरूब हुए हैं, तो जो लीगल तरीक़ाकार था वो क्यों नहीं अपनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए तीनों मेहमानों का। आप लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।